गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने एनुअल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया है और जिसमें हम कर रहे थे 8.1, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर दिया है। फोर्थ और फर्स्ट आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको शुरू। बात करें इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन इसको फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास गिवन है एक स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर आपके पास गिवन है और आपको बोला है कि शो करो इसके जो डायगोनल्स हैं। पहली चीज, एक तो वो इक्वल है, दूसरी चीज वो कैसे है, वो राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स होंगे हमारे पास, एक तो हमारे पास डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल हमारे पास है डी बी। ठीक है, ये दो डायगोनल्स यहाँ पर है, तो इनको इन्होंने कहा है कि प्रूव करो कि एक तो ये इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। और किस पर? तो 90 डिग्री के एंगल पर। मतलब यहां पर जो एंगल्स बनेंगे वो कितने कितने डिग्रीज के होंगे, तो वो 90 डिग्रीज के हैं। ये हमें प्रूव करना है। अभी देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से कि ये एक स्क्वायर है, हमें क्या क्या चीजें पता लगी। तो पहली चीज जो यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के पास क्या क्या वो होती है क्वालिटीज, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो ऑल साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। इसका मतलब जो ए बी है वो इक्वल है सी बी के और वो इक्वल है डी सी के और वो इक्वल है ए डी के। ऑल साइड्स आर इक्वल। और जो इसके सारे के सारे एंगल्स हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सभी कितने डिग्रीज के होंगे, तो वो सभी 90 डिग्री के होंगे। हमें पता है क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या इसमें आपको दिख रहा है जो आपने लिखा था, अगर आप बता सकें तो। और कोई चीज लिखी थी हमने जो हमें गिवन थी? नहीं, ठीक है, इतना हमने इसके बारे में लिखा था। तो अब हमें प्रूव क्या करना है? तो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी है वो ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि ए सी इज इक्वल टू डी बी। सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस हमें प्रूव करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और दूसरी चीज ओ सी, एक मिनट, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए मतलब ये वाला यहां से यहां तक जो है वो यहां से यहां तक के इक्वल है, उसी को तो हम बाइसेक्ट करना कहते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। फिर हमें एक और चीज प्रूव करनी है कि यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं इनको अगर हम नाम दे दें 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ शुरू। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं डायगोनल्स की कि डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम उन ट्राइंगल्स को ही लेंगे जिसमें ए सी और डी बी जो है वो शामिल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी को अगर हम लें और किसको अगर हम लें, देखो, ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये वाला, और ट्राइंगल ए बी डी। चलो, सभी को ये चीज समझ आई कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्यों लिया? तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम उन ट्रायंगल्स को लेंगे जिसमें डायगोनल्स हमें दिख रहे हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल मुझे दिखा कि ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें मुझे ए सी मिल जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी डी, तो ये वो ट्रायंगल है जिसमें मुझे बी डी मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए मैंने जानबूझ के इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लिया। अब करते, अब हमें से पता है हमें क्या करना है, इनको जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और सीपीसीटी को यूज करके हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स आपस में इक्वल है। सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एक स्क्वायर है। सबसे पहली चीज जो हमने देखी, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में, इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, चलिए एक मिनट। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है जो आपको नजर आ रहा है, कुछ कॉमन हो या कुछ इक्वल हो तो आप बता सकते हैं। ए बी कॉमन। ठीक है, पहली चीज ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स के पास है। दूसरी चीज ए डी इज इक्वल टू किसके, सी बी। सी बी के। अच्छा मैं लिखती नहीं क्योंकि फिर इसको हमें मिटाना पड़ेगा ना, तो अभी के लिए मैं बस बता देती हूँ कि ए बी जो है, ए भी आपकी कॉमन है, दोनों के पास देखो दोनों के कलर इस पे आ रहे हैं, येलो भी ग्रीन भी, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स की हैं। फिर हमने देखा कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है क्योंकि ये एक स्क्वायर है। फिर हम एक और चीज कह सकते हैं कि जो आपका एंगल ए है जो ऐसे को यहाँ पर बन रहा है, और जो आपका एंगल बी है जो ऐसे को यहाँ पे बन रहा है, ये भी इक्वल है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें यहाँ से मिल गई। पहली चीज हमने लिखी कि जो आपका ए बी है, ठीक है, वो ए बी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों आपस में कॉमन है, सी मतलब कॉमन, और जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के क्योंकि ये साइड है स्क्वायर की, साइड्स ऑफ स्क्वायर जो कि इक्वल होती हैं। और तीसरी चीज जो मैंने कहा, वो मैंने कहा कि जो आपका एंगल बन रहा है ए पॉइंट पे वो इक्वल होगा जो एंगल बन रहा है बी पॉइंट पे, क्योंकि एंगल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर इसमें से किसी में भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एंगल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहां से ये चीज प्रूव कर दी कि आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल ए बी डी के, बाय विच रूल, बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, इसमें क्राइटेरिया लग गया कॉन्ग्रुएंसी का, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो अब बताओ इन ट्रायंगल की कौन कौन सी चीजें आपके बराबर होंगी। ये वाली साइड इसकी जो फर्स्ट, तो इसको जूम करके देखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड तो इसमें पहले से ही कॉमन है, और जो थर्ड साइड है वो इस ट्रायंगल की ये वाली है और इस ट्रायंगल की ये वाली है। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि ए सी और बी डी इक्वल है। यस मैम, बाय सिटी। ठीक है, क्योंकि देखो हमने प्रूव कर दिया कि जो आपके दोनों ट्रायंगल थे कॉन्ग्रुएंट थे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब हमें पता है ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं। अगर इस ट्रायंगल की जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी, देखो जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो सी बी साइड है वो ए बी डी, मतलब अगर वो ए डी के इक्वल आ रही है, और ये फर्स्ट साइड मान लो, सेकंड साइड दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों के पास कौन सी साइड बच रही है, तो एक साइड बच रही है ए सी, दूसरी बच रही है बी डी, तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जब हो जाता है, जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सारे पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ये वाली इसके ऊपर इक्वल, ये वाली कॉमन थी, तो ये वाली जो बच रही है यहाँ पर, ये जो बची और ये जो बची, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो AC है वो DB के इक्वल है, और यही था जो हमें प्रूव करना था, दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। कौन कौन से, तो एक का नाम है AC, AC इज इक्वल टू DB। तो पहली चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि आपके जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, वो इक्वल हैं बाय CPCT। इसमें किसी को डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। बस इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी का यूज करके हमने जो है वो इसके डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इसको मैं अभी के लिए मिटा देती हूँ, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो। डाउट होगा तो बच्चों खुद ही आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पर ये याद रखो कि हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि AC जो है वो DB के इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब
ये वाली लाइन इसके इक्वल और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कैसे वाले ट्रायंगल्स को लेंगे, अगल बगल वाले या ऑपोजिट वालों को? ऑपोजिट। बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, हम ऑपोजिट ट्रायंगल्स को लेंगे, क्योंकि हमें इनको इक्वल प्रूव करना है। मेरे को प्रूव करना है कि जो मेरा ये AO है वो OC के इक्वल है, और जो मेरा DO है वो OB के इक्वल है। तो आप इसको और इसको भी ले सकते हो, ये भी तो ऑपोजिट ट्रायंगल्स ही है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल्स को भी ले सकते हैं। तो मैं इसको लेती हूँ, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया जिसका नाम है DOC, और एक ट्रायंगल हम लेंगे AOB। चलिए, तो अब इसको भी कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है, सेम वही स्टेप, सब कुछ वही। तो बताइए क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। ट्रायंगल DOC एंड ये O पॉइंट है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये O पॉइंट है, ठीक है। एंड ट्रायंगल AOB। पहली चीज बताओ, क्या इसमें आपको इक्वल नजर आ रहा है? मैम एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, VOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नंबर 2, सोचो कुछ, आपको अगर साइड सुइड कुछ दिख रही हो तो बताओ। DOC और AOB में कुछ आपको दिख रहा है, साइड्स बराबर है, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? ध्यान रखिए, ये एक स्क्वायर है। यहां पर देख लो, यहां से बता दो जो हमने गिवन में लिखा था, यहां पर सबको कुछ लग रहा है? ABDC के इक्वल है। बिल्कुल सही, AB जो है वो DC के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर की साइड्स है। अब स्क्वायर की साइड है तो इक्वल तो होंगी, तो ये आपके पास आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। चलो, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें एक ये दोनों एंगल, जो 1 एंगल है, जो 3 एंगल है, ये इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट थे। फिर हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। फिर हमने देखा कि और कुछ इसमें हमें कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा था। तो अगर मैं क्या देखूं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल देखूं और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल देखूं, और सपोज कीजिए, ठीक है, क्या सपोज करना है मैं बताती हूँ, आपने क्या भी मानना है। ये स्क्वायर की साइड है, और हमें पता है साइड्स ऑफ स्क्वायर पैरेलल होती हैं, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही तो है और कुछ नहीं है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो बताइए इस और इस एंगल में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से ये प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो एंगल है जिसका नाम है CDO, वो इक्वल है एंगल ABO के, क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये चीज बिल्कुल सिंपल सी, देखो हमें पता है कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर की साइड्स होंगी पैरेलल। अगर स्क्वायर है तो पैरेलल होगा, पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के साथ इक्वल खुद ब खुद आ रहा है, हमने नहीं किया, खुद ही आया, ठीक है। तो जब ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें 3 चीजें मिल गई, एक मिल गया एंगल, 2 मिल गई साइड्स। तो बाय SAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है DOC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOB के। और यहां पर हम सिटी का यूज करें तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है। तो यहां से प्रूव हो गया कि सारे के सारे जो आपके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप इसको उठाओगे, इस ट्रायंगल को, हमें पता है कि इसको हमें यहां से अगर कॉन्ग्रुएंट ये प्रूव हो चुके हैं, तो जब आप इस ट्रायंगल को उठा करके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, ये इसको एकदम सुपरिम्पोज कर देगा, इसको छुपा देगा। तो इस ट्रायंगल को आप एज इट इज उठा के ऐसे तो नहीं रख सकते, है ना। ऐसे तो इसको आप नहीं रखोगे, ऐसे रखा तो इसको सुपरिम्पोज नहीं कर पाएगा। तो आपको ये वाला ट्रायंगल जो है वो उल्टा करना पड़ेगा। इसको जब आप उल्टा करोगे तो आप देखोगे कि उल्टा करने पर ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी और ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि OA इक्वल है
कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी साइड है OA वो इक्वल है किसके, OC के, और जो आपकी दूसरी साइड है BO वो इक्वल है OD के, बाय किससे, तो बाय CPCT। तो हो गया, दूसरी चीज भी प्रूव हो गई कि हमने जो है वो इसको भी प्रूव कर दिया, इसको भी प्रूव कर दिया। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि जो आपके एंगल है 1 2 3 4 वो 90 डिग्रीज के बन रहे हैं। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो वाई टाइप करें, डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, बस आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो पहचान में आनी चाहिए बच्चों। अगर आपको एक बार वो पहचान में आ गई तो आप जो है वो लिख सकते हैं। चलो तो इसको मिटाते हैं और करते हैं अब इसका आखिरी। अब हमने किसी तरह से ये चीज प्रूव करनी है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो उसके लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल COD। मतलब एडजेसेंट पार्ट्स, ठीक है, जो एडजेसेंट ट्रायंगल्स हैं। चलो इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि अगर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है, इस एंगल के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ये हम यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, हाँ इक्वल। अच्छा चलो फिर से सुनो, हमने यहाँ पर देखा कि हमें प्रूव करना है कि चारों के चारों एंगल जो है वो यहाँ पर 90 डिग्रीज के बना रहे हैं। तो मैंने कहा आप यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट ट्राइंगल ले लो, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले। तो मैंने एक ट्राइंगल ये वाले ले लिया जिसका नाम है AOD, मतलब कि ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ले लिया जिसका नाम है DOC, मतलब कि ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को हम अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो यहाँ से जो है वो ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ जाएंगे। ये दोनों एक बार इक्वल आ गए तो हमें दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर भी बन रहा है। तो वहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये 90 डिग्रीज के हैं। अब अगर आप चाहें तो आप एंगल 4 और एंगल 3 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। 3 और 2 के साथ भी कर सकते हो, उसके लिए आपको ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, कोई सा भी ट्राइंगल लो। मैंने यहाँ पे जो है वो रेड और ग्रीन लिया है। तो चलिए इसको हम अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने देखा AOD और COD में OD कॉमन है। जो लाइन है OD देखो वो ग्रीन कलर की भी है, रेड कलर की भी है, इसका मतलब ये है कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, ठीक है, कॉमन। उसके बाद देखें तो जो आपका AD है वो DC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये साइड है किसकी, ये साइड है स्क्वायर की, वो इक्वल होती है, हमें पता है। अब उसके बाद और क्या इसमें हम बराबर ले सकते हैं, मुझे तो दिख गया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। जो हमने अभी अभी प्रूव किया उससे ही रिलेटेड है। जूम कर लेते OA हैं। is equal to OC। बिल्कुल ठीक, OA इज इक्वल टू OC, जो कि हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया है। अभी सेकंड पार्ट में हम प्रूव करके आए हैं कि OA जो है वो OC के इक्वल है, क्योंकि प्रूव्ड अब। तो यहां से हमने ये चीज जो है वो प्रूव कर दी कि ये वाले जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जो ट्राइंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के। और अगर यहाँ पे हम CPCT, अच्छा कौन सा क्राइटेरिया, तो यहाँ पर है SSS क्राइटेरिया। 3 साइड्स हमें यहाँ पे कॉमन दिख गई। और अगर हम देखें मतलब 3 साइड्स यहाँ पर हमें मिल गई थी जो कॉमन भी थी या फिर कहीं तो इक्वल इक्वल थी। तो हम कह सकते हैं कि जो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय CPCT। फिर हमने देखा कि हमारा जो ट्राइंगल 1 और 2 है इनके बीच में एक और रिलेशन है कि ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है LP मतलब लीनियर पेयर। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल भी हैं, ठीक है, इक्वल भी हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहां से इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो। मैं एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देती हूँ, एंगल 2 को चेंज करके एंगल 1 बना दिया और ये आ गया 180।
x प्लस x होता है तो हम 2x लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 है तो 2 इंटू एंगल 1 लिखेंगे, 180 ऐसे का ऐसा, और एंगल 1 को अकेला छोड़ो, 180 के अपॉन में कर दो 2, तो यहाँ पर खुद ब खुद प्रूव हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 1 90 है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का ही होगा। और यहाँ पर आपको बाकी 3 और 4 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली अगर हम लेते ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, तो आपका एंगल 3 और एंगल 4 सेम इसी क्राइटेरिया से ये दोनों आ जाते इक्वल, और इक्वल होने के साथ साथ ये दोनों भी आ जाते 90 डिग्री के। हमने यहाँ पे तीनों चीजें प्रूव कर दी कि पहली चीज ये एक स्क्वायर था, इसके डायगोनल्स इक्वल थे, हाँ इसके डायगोनल्स इक्वल थे, बाइसेक्ट कर रहे थे, बाइसेक्ट भी कर रहे थे, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री है तो चारों के चारों एंगल 90 डिग्री भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप क्लास के एंड में रुक के मुझसे दोबारा ये सीख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको सॉल्व करने में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है, उसके आपको जो है वो एंगल्स का रेशो दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उसका आपको रेशो दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी सी डी। तो एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी रेशो एंगल डी इज इक्वल टू 3 रेशो 5 रेशो 9 रेशो 13। हमने 6th चैप्टर जब कर रहे थे तभी पढ़ा था, रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे लिखा जाता है इतना तो हमें पता है। पहली चीज लिखी है, पहले के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, दूसरी दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, तीसरी तीसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, और चौथी चौथे के कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन लिखना कैसे है वो कोई बताएगा? 3x, 5x, 9x, ठीक है, 13x। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एंगल ए को 3 के इक्वल लिखेंगे पर साथ में एक वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है कभी भी रेशो दिया जाए तो साथ में वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये रेशो जो है वो असली वैल्यूज नहीं है एंगल्स की, ये बस उन एंगल्स का रेशो है। तो असली वैल्यूज क्या रही होगी हमारे एंगल्स की वो हमसे निकालने के लिए कहा गया है। तो मैंने क्या किया, सभी को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी और क्या किया, इन वैल्यूज के साथ जो है वो एक्स एक्स लगा दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि ऐसा ही करना होता है जब भी हमें रेशो दिया गया हो। ठीक है, अब हमें पता है कि ये चारों जो है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इनकी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, बताइए? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? हमने पढ़ा है, बताइए। ट्रायंगल का होता है 180 और इसका कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? मैम 360। 360। ठीक है, 360 है ना, तो 360 होती है इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कि सभी के सभी एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो वो 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो इस क्वेश्चन में आपका था एंगल सम प्रॉपर्टी वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका यूज होगा, बाकी जो नीचे के क्वेश्चन उसमें प्रॉपर्टीज यूज हुई। तो लिख दिया, अब इनको ऐड करो फटाफट से, कितना आएगा? मेरा 30 आ रहा है, आप बताइए आपका कितना आ रहा है? 38। 30x। अच्छा 30x, ठीक है, ठीक है, 30x यहाँ पर आ गया, x को अकेला छोड़ दो और 30 को उस तरफ भेज दो, तो ये 360 डिग्री है। इसके अपॉन में आ जाएगा 30, 3 से कट कीजिए, 3 10 30 और 3 कम 3 10। अच्छा 0 से 0 काट दो, 12 आ जाएगा, पर ठीक है 12 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 12, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एंगल्स का रेशियो ये है तो इसके एंगल्स की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करो। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी है जिससे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इस रेशियो की नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना आएगा वो आप काउंट की मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपको यहाँ पे करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आपको करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 12 और आपको करना है 13 मल्टीप्लाई बाय 12।
तो ये आ गया, बढ़ती 36, 60, 108, 13 × 12 आई थिंक, पता नहीं कितना होता है, करना पड़ेगा। 156। 156। ठीक है, तो ये हमारे सभी एंगल्स की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी को ऐड करके चेक कर सकते हो कि 360 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे फाइंड करना है वो हमें पता होना चाहिए। अगर रेशो दिया गया हो तो रेशो के नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल लिख लो, मैंने एक्स लिखा है, आप वाई लिख लो, जेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर वेरिएबल लिखना जरूरी है। फिर इन सभी एंगल्स को ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी कि अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो 360 आएगा, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। इनको ऐड करके 360 के इक्वल लिखा, और इनको फिर सच में ऐड कर दे तो 30x आ गया। 30x में से x की वैल्यू फाइंड कर दी, x हमारे पास आ गया 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, आपको इस x की या जो भी वेरिएबल आपने लिया था उसकी वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी उनके ऊपर डिग्री जरूर लगा देना, क्योंकि ये एंगल्स की वैल्यू है, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 8.1 के बारे में, जिसमें हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी इसमें हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 14 की तरफ। ठीक है, तो 14.1 तो इजी ही है, उसको देखते हैं फटाफट से क्या क्या उसमें हमने करना होता है। 14 एक्सरसाइज आपकी है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप बात करते हैं किसकी, तो जिसमें आप बात करते हैं डेटा की। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यही सब इसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो आपको जो है कभी भी अगर इसका क्वेश्चन आता है, स्टैट का कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से आपने उसको पढ़ना है कि क्या ये यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर भी छुपा रहता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहली चीज, ये आपको 14.1 हमने नहीं की, वो सिंपल सी थी, मुझे नहीं लगता वो आ सकती है। 14.2 से डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। The blood group of 30 student of class 5th 8th are recorded as follows। इन्होंने क्या किया, 30 बच्चे थे, उनका इन्होंने क्या किया, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे डिसाइड किया कि सॉरी ब्लड ग्रुप यहाँ पे निकाला कि कितने बच्चों का क्या क्या ब्लड ग्रुप आ रहा है। पर ये डेटा कैसा है, तो ये बिल्कुल ही अनग्रुप्ड है। ये मतलब इन्होंने इसको बस ऐसे लिख दिया है, पर हमने इसको अरेंज करके लिखना है। तो ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन फॉर्म ऑफ frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these student। ये कह रहे हैं कि हमने आपको डेटा दिया, आप इस डेटा को अच्छे से फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके लिखिए। चलो तो अभी बनाते हैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप ऐसे लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे ना अलग अलग। तो यहां पे हमने लिखा ब्लड ग्रुप, और यहां पर बीच में कौन सा कॉलम आता है, सोचिए बताइए। फाइनल एग्जाम है, आपको इतना याद रहना चाहिए, वैसे कोशिश करो कि बीच में कौन सा वो आता है, कॉलम आता है। कॉपी में देखिए। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और थर्ड वाला कौन सा होता है, 3 कॉलम बनते हैं ना। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, 3 कॉलम बनते हैं। एक आपका ब्लड ग्रुप का बनेगा, एक आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी का, और एक होता है टैली मार्क्स। होता है या नहीं, बताएं जरा, आपने बनाया था। नो मैम, नहीं बनाया बट होता है। टैली मार्क्स, एक मिनट, टैली मार्क्स नहीं बनाया था क्या। ऐसा देखो, ये जो है, नो ध्यान से मैम, देखो। नहीं बनाया तो नहीं। पर देखो एग्जाम में आएगा ना, अगर तो आपने ये बनाना है। ठीक है, टैली मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने बनाना होता है। अच्छा पीछे देखें अगर तो, अच्छा यहाँ पर तो नहीं होगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन में नहीं बनाया या किसी क्वेश्चन में नहीं बनाया, इतना बता दीजिए। मैम इस एक्सरसाइज में नहीं बना। ठीक है, पर ये बनाना है, वैसे वैसे हम तो बनाते हैं, पर आपके उसमें अगर नहीं बनाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो पहली चीज यहां पर आ गई ब्लड ग्रुप, दूसरी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज यहां पर खुद को कितनी बार रिपीट कर रही है, बस वही होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कोई टफ वर्ड नहीं है, इसमें कुछ भी इसका मतलब भी टफ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कौन सी चीज खुद को कितनी बार रिपीट कर रही है, वो आपने बताना है फ्रीक्वेंसी में। और बीच में वैसे आपको टैली मार्क्स नहीं कराया है, पर मैं करा देती हूँ, क्या पता ये आपके काम आ जाए। ठीक है, टैली मार्क्स, TALLY टैली और MARKS मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स लिख लेते हैं। बताइए कौन कौन से ब्लड ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपने अपनी बुक अपने साथ रखी है तो। A B ए O और AB। AB, ठीक है। चलो, तो अभी सभी अपनी बुक में काउंट कीजिए कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो खुद को इस डेटा में कितनी बार रिपीट कर रहा है, वही आपके ए की फ्रीक्वेंसी होगी। 9। पक्का, सभी ने कर लिया काउंट? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, 9 बार कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी 9। अब बात करते हैं बी 9 की। बी खुद को कितनी बार यहाँ पर 6 1 6। 2 यस मैम 3 9। 4 5 6 6। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, ये ए बी है और ये बी अलग अलग है। कभी देखो इन्होंने जानबूझ के आपको ऐसे ब्लड ग्रुप दिए हैं ताकि आप इसको ए इसको बी मानो, पर ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अगर कॉमा ध्यान से देखना है कि कॉमा कहाँ कहाँ लगे हैं। ठीक है, बात करें ओ की, तो ओ कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है? 12 12। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। और ए बी, एक मैम 3 दो 3 3, 3। ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई और हमारा जो ब्लड ग्रुप था वो भी हमने लिख लिया। अब बात करते हैं टैली मार्क्स की। तो टैली मार्क्स काफी इजी है, कुछ नहीं है। आपने बस इस 9 को, अब रोमन तो नहीं कह सकते, पर हाँ ऐसे आपने लिखना है इनको एज अ, देखो टैली मार्क्स में क्या होता है, 1 को लिखते हैं ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे और 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 डंडे। पहले वाले के ऊपर वाले से नीचे वाले के इस एंड को मिलाओ। ठीक है, ये आपका 5 बन गया। ठीक है, चलो टैली मार्क्स हम बनाते हैं। 9 है तो 9 को हम नहीं लिखते हैं, 5 तक इसको बना पाते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया। 5 के बाद 4 डंडे और बनाओ तो ये हो गया 9। ये है 5, ये है 4, तो हम कहेंगे ये 9 यहाँ पर बन चुका है। फिर बात करें 6 की, तो 6 के टैली मार्क्स होंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। और 12 की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया, और 1 2 मतलब 12, और 3 करें तो 1 2 3, बस यही आपका टैली मार्क्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी को हमने जो इस तरह से लिखना होता है। वैसे तो इसको मैं एक बार चेक करती हूँ कि आपके सोल्यूशन में है या नहीं, पर मुझे लग रहा है कि होना चाहिए क्योंकि हम तो हर बार ही इसको बनाते थे। पर एक बार मुझे फटाफट से चेक करने दीजिए। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है पर बाकी क्वेश्चन में है। पर अगर आपको नहीं करवा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मत करना, ठीक है, नहीं तो आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो रहने देना। चलो, तो बस यही था इसमें। अब देखो, अब इसमें होता क्या है, हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनको कभी भी इग्नोर मत करना। आपको यहाँ पे जो एक एक चीज दी है, एक एक लाइन दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो डेटा है ये 30 बच्चों का है, 30 स्टूडेंट्स का है। अब इसका क्या यहाँ पर कोई रोल है? जो आपको ये 30 नंबर दिया है, क्या इसका कोई यहाँ पर काम है या कुछ भी काम नहीं है? बताइए फटाफट से, मैम है। क्या काम है?
मैम जो हमने ए बी और इनकी वैल्यू निकाली इनको टोटल करो तो 30 होना चाहिए हाँ, सारे। जब इनका हम टोटल करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अगर ये 30 से ऊपर है, 30 से नीचे आता है, तो हम कहेंगे कि हमने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो क्या है, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत है, कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हुई है। तो जब भी आपको यहाँ पे नंबर दिया है, ऐड कीजिए इनको। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर आ गया 0, ये आ गया 20, 20 प्लस 2 प्लस 1 से 30। मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बिल्कुल ठीक थी, 30 हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल हमने बना दिया। इसके बाद अपना क्वेश्चन ना रोके, आगे बढ़े। तो इसको रिप्रेजेंट करिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, कर दिया। विच इज द मोस्ट कॉमन, पहले आपने बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे बहुत ज्यादा कॉमन है। कॉमन मतलब जो बहुत से बच्चों के पास है। ठीक है, दूसरा आपने ओ बताना है कौन है जो रेयरेस्ट है, जो बहुत ही कम बच्चों के पास है। कॉमन तो ओ है, रेयरेस्ट ए बी है। कॉमन ओ है। ओ ब्लड ग्रुप देखिए कितने बच्चों के पास है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन है ओ, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट, तो 12 स्टूडेंट। और बात करें दूसरी रेयरेस्ट की, तो रेयरेस्ट यहाँ पर है ए बी, क्योंकि ए बी सिर्फ 3 ही बच्चों के पास है। तो आप लिखिए रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी, और कितने स्टूडेंट, तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है टेलीमार्क्स के अलावा तो पूछिए फटाफट से, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अपना अपना आंसर दीजिए सभी। ठीक है, नंसी ने कहा नहीं है दिक्कत, नमन ने भी कहा नहीं है। ओके चलिए, तो मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको कहा है, अपनी बुक में भी आप साथ में पढ़िए, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर है, उनका जो रेजिडेंस है मतलब जहां वो रहते हैं, अपने काम अगर वो यहाँ कर रहे हैं, इस काम करने की जगह से अपने अपने रेजिडेंस तक, अपने अपने घरों तक उनका जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ दिया गया है, किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, तो इस यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तो आपने यहाँ पर सिर्फ 25 या कुछ भी नहीं लिखना है, आपने यहाँ पे किलोमीटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main feature do you observe from this tabular representation? ठीक है, चलो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको कहा था कि इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो है वो रिप्रेजेंट करो, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको कहा जाता है सिंपल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आप क्या करेंगे, आप हर एक एलिमेंट को सिंगली लेंगे, जैसे हमने हर एक ब्लड ग्रुप को सिंगली लिया था, ए बी ओ ए बी, है ना। लेकिन जब आपको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि अपने इस डेटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप वो कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, और आपको यहाँ पे ग्रुप भी बना के दिया है कि आपका जो ग्रुप शुरू होगा वो शुरू होगा 0 से 5 तक। ठीक है, 0 से 5 ये पहला इंटरवल है। तो आपका जो भी आगे को ग्रुप बनते जाएंगे उनका जो साइज होगा वो उनके बीच में भी 5 का ही डिफरेंस होना चाहिए। किस किस को ये चीज समझ आई, वाई टाइप करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो जो आपको ग्रुप, वो ग्रुप पे आपको दिया होगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, खुद से बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आपको सब कुछ वहीं पे दिया गया होगा। आपको कहा कि 0 और 5 का एक वो बनाइए, ग्रुप बनाइए, मतलब इसका जो, बस वही ग्रुप ही कहते हैं और कुछ नहीं कह सकते इसे, तो बनाते हैं पहले उस ग्रुप को, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये जो ग्रुप बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, क्या नाम होगा इस कॉलम का, नाम बहुत जरूरी होता है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या आप उसके ऊपर यहाँ पर जो हेडिंग लिख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम ग्रुप बना रहे हैं डिस्टेंस का, कि कितना डिस्टेंस है उनके काम की जगह से उनके घर तक। ठीक है, चलो पहला ग्रुप इन्होंने कहा बनाइए 0 to 5, तो हमने बना दिया 0 to 5। दूसरा ये कह रहे हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
20 to 25, 25 to 30, कहाँ तक जाना है? 30 to 35। चलिए, ये हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। अब बहुत से बच्चे ग्रुप तो बना लेते हैं, पर गलती क्या करते हैं वो गलती मैं आपको बता देती हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। आपको वैसे इस क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन पहले से दे रखी है कि जब आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बना दिया, तो अगर आपका इंटरवल 0 से शुरू होकर के 5 पर खत्म हो रहा है, तो इस इंटरवल में सिर्फ वो चीजें आएंगी जो 5 से छोटी हैं। 0 से बड़ी, 5 से छोटी, वही आप इसमें इंक्लूड करोगे। 5 को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है। इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, पर अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। 5 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने जो भी काउंटिंग करनी है 0 से 5 के बीच में, वो आप देखेंगे कि 0 से 4 तक कितने ये है, डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कितना है इसमें। 0 से 4 का देखेंगे अभी हम, तो अगर आपने काउंट 5 किया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। 5 चलो, 0 से 4, 5 को इसमें इंक्लूड नहीं करें। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो भी आपकी मैम 5 है, 5 है टोटल। हाँ ठीक है, वो मैंने सुन लिया, पर मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 5 है इसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी बच्चों के लिए भी, ठीक है। गिनते हैं, और 0 से ये 3 है, ये आ जाएगा बीच में। 3 के बाद 2 है, ये भी आ जाएगा। इसके बाद 3, फिर से ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें कितने हैं, इसमें जो है वो 5 है। पर अगर आप इसमें 5 को भी इंक्लूड कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। आपको यहाँ पे लिखा भी है, बाकी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा जाएगा। बाकी क्वेश्चन में आपको ये खुद से ध्यान में रखना है कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। अब 5 to 10 देखो, तो 5 से लेकर के 9 तक की ही नंबर देखना है, 10 को इंक्लूड मत करना, ठीक है। तो ढूंढिए अभी, अब जितने भी 5 दिख रहे हैं 11 सभी को ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। चलो अब आगे बताते हैं, 10 to 15। 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 से लेकर के 14 तक जितने भी आ रहे हैं, 10 मिल गया, 11 मिल गया, 12 मिल गया, 19 नहीं, 10 भी चाहिए, 12 11 और 17 नहीं, 18 नहीं, 11 भी चल पड़ेगा। 11 ही है इसमें भी, 16 भी नहीं, और 12 चलेगा, 15 नहीं, 12 चलेगा, 14 चलेगा, 12 चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आपके पास फिर से ये भी 11 ही है। 15 to 20 कितना है, बाकी बच्चे भी काउंट कीजिए, तभी बच्चों आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगी। इसमें जो है वो 20 को इंक्लूड मत करना, 15 को इंक्लूड करना है, ठीक है। 20 को मत इंक्लूड करना। 15 से लेकर के 19 तक जितने भी आपको दिख रहे हैं, फटाफट से देखिए। 15 9 15 से 19 ना, 1 2 3 4 5 6 7। मैम 9। रोहित अच्छा, 15 से देखना है। चलो, तो मुझे तो इतने मिल रहे हैं, मेरे को यहाँ पे आपको कोई नजर आ रहा हो? यस मैम लास्ट में मैम लास्ट लाइन में 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 20 to 25, अब इसमें 25 को मत इंक्लूड करना, पर 20 को इंक्लूड करना है। 20 से 24 तक हम कह सकते हैं। 20 1 1 मैम। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है, 1। और 25 to 30 मतलब 25 से बड़ा नहीं, 1 25 और इसको 1 इंक्लूड करेंगे, 30 को नहीं। 1 1 30 to 35 2 नाम बताओ क्या क्या है वो।
31, 32. ठीक है, करते हैं इसको ऐड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सही। पूरा यहाँ पे देखिए 40 आ रहा है। तो रिस्क मत लेना किसी भी क्वेश्चन में, हमेशा चेक कर लेना कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है पूरी वो इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये 40 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहा है, आप इसमें क्या क्या जो है वो निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। बताइए। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम इंजीनियर है ना, जो कि इतने किलोमीटर से दूर इनके घर हैं, और इतने किलोमीटर मतलब पास, जो जिनके घर पास में है वो भी बहुत कम है, और जिनके घर दूर है वो भी बहुत कम है। मैक्सिमम जो नंबर है इंजीनियर्स के, उनके घर जो है वो 5 to 20 किलोमीटर की रेंज तक ही आ रहे हैं, और बहुत ही मिनिमम है जिनका जो घर है वो 0 to 5 किलोमीटर तक हो, या फिर 20 से अबव किलोमीटर तक हो। तो ये आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो ये चीजें आप वहां पर अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस ये ध्यान रखना था कि हमने जो है वो, जो हमारी अपर लिमिट होती है ये वाली, ठीक है, इसको हमने इंक्लूड नहीं करना होता है। जब ये लोअर लिमिट बन जाए, जब आपकी अपर लिमिट, यहां पर जो 5 है वो अपर लिमिट है, जब ये 5 लोअर लिमिट बन जाएगी तब इसको इंक्लूड करना है, पर जब तक ये अपर की जगह पर है तब तक आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इसमें पहले देख लेते हैं करना क्या है। इसमें वही करना है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 टू 86। देखो, जो आपको क्लासेस दी गई होती हैं, आपको वही क्लासेस जो है वो लेनी होती है। आप अपनी मर्जी से क्लास नहीं बना सकते जब तक आपको कहा ना गया हो। तो आपको जो ये जो भी आपका ये टेबल बनेगा, उसकी क्लास 84 से शुरू होगी, फिर 86, और यहाँ पे भी कितने का गैप है, तो 2 2 का गैप है, तो 2 2 का गैप आप लिखेंगे। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट? किस मंथ और सीजन के बारे में ये डेटा है, अभी तो हमें इसको बना के पता लगेगा। और व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, तो अब रेंज भी हम देखेंगे इसको बना के ही। तो इसको भी ट्राई कर लेना और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट द डेटा गिवन, इसमें भी देखो आपको रेंज दी है, तो रेंजेस आपको हमेशा गिवन होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। और अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो इसके इंटरवल दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको कहा है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी वो नहीं बनाएंगे अपर लिमिट ओवर लिमिट, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 0 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें कहा है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, ग्रुप्ड बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, ग्रुप्ड नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी हम 0 से लेकर के 9 तक जो है वो अपना सारे के सारे डिजिट लिख लेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देखो तो डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पर है, इसके बाद के आपने नंबर्स देखने हैं, इससे पहले के नंबर, मतलब 3 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। जब आपका 3 का कॉलम आएगा तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, डेसिमल के बाद जितने भी आपके नंबर हैं उनको देख के आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना है। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको टेबल के बाद पता लग जाएगा। फिर है 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच द टीवी। इसमें भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन कैसा, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आपको यहाँ पे क्लास की विड्थ दी है 5, और शुरू भी आपको बताया है कहां से करना है, 5 to 10, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे करके आपने इसको बनाना है। और अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज, इसमें भी आपको जो है वो क्लास इंटरवल दिया है, 0.5 इसका साइज है, तो इसको ध्यान से करना, ये 2 से 2.5 है। अगला जो आपका होगा उसमें उसके बीच का जो गैप है वो 0.5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके क्वेश्चंस कुछ। चलो, तो अभी मुझे बताओ 14.12 के किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर डाउट हो आपका? नो मैम। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, तो आप मुझे वो पूछ सकते हो। नहीं है, ठीक है। तो चलो एक मैं आपको बता देती हूँ रेंज जो यहाँ पर आया था शब्द, उसके बारे में। चला गया, हाँ।
यहाँ पर आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है रेंज का, तो रेंज का मतलब होता है कि जो आपकी मैक्सिमम नंबर है, जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आई है उस नंबर को लिखो। मान लो मेरा जो 95.1 है वो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, तो इसको लिखो और इसमें से माइनस कर दो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, मान लो 89 की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम आई थी, तो मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले नंबर से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को अगर माइनस कर दूं तो मुझे मेरी रेंज मिल जाएगी। रेंज का पता भी आपको कब लगेगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, टेबल बनाओगे, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एचएफ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसमें से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को माइनस कर दो तो आपको आपकी रेंज मिल जाएगी। सभी क्वेश्चंस को आप घर बैठ के ट्राई जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम 14.2 की तरफ, सॉरी 14.3 की तरफ, जो कि है आपका ग्राफ के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के आपके सिलेबस में ग्राफ है। पहला जो ग्राफ है उसका नाम है बार ग्राफ, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसमें क्या है, तो इसमें हर एक बार जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। ये जो जनवरी का बार है ये इस फेब के बार से टच नहीं हो रहा। इनके जो सभी ये जो बार थे इनको ही बार बोलते हैं, जो खड़े हैं यहाँ पर डंडे डंडे से, इसको हम बार कहते हैं। तो जहां पे ये बार बार बन गए उसको हमने नाम दे दिया बार ग्राफ का। तो ऐसा दिखता है आपका बार ग्राफ, ध्यान से इसको देख लीजिए। ये कभी भी बार ग्राफ बनाने के लिए कहेंगे तो ऐसा वो दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये भी आपका बार ग्राफ ही है। उसके बाद देखें तो इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। आप चाहे तो लिख लो इसको बना के फटाफट से। जब आपके जो बार्स होते हैं, जब आपके बार ग्राफ ने क्या किया, बारों जो बार्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रखा, बस ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक के खड़ गए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या बन चुका है, ये अब हिस्टोग्राम बन चुका है, ठीक है। इसको अब हम बार ग्राफ नाम ना दे करके इसको हम नाम दे देंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। बार ग्राफ से हिस्टोग्राम बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो तो जब पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे। तो अभी के लिए ये हिस्टोग्राम है, ये भी आपका देखिए हिस्टोग्राम है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके पास थर्ड टाइप का जो ग्राफ आता है उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो जैसे यहाँ पे बनाया है बार की तरह से, लेकिन आपको वैसे हम तो इसको बिना इसके बनाते थे। हम कैसे बनाते थे, तो जो पॉइंट है बस उन पॉइंट पॉइंट को देखो और यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइंस लगा लो। तो आप अगर आपको किसी को याद हो बार इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में, तो क्या आप ऐसे बार्स बनाते हो या डायरेक्ट ये ऐसी लाइंस ही बनाते हो? मैम डायरेक्ट लाइन। लाइंस, ठीक है। तो हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे जो है वो लाइंस बनाएंगे। तो ये 3 तरह के 3 टाइप्स के आपके ग्राफ्स हैं। ये कब बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, पहली चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस क्वेश्चन के लिए क्या बनाओ, और दूसरी चीज आपको इनके जो है वो सबको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ ना कुछ हमें उसमें फाइंड करना पड़ता है, उसके हिसाब से ये हम ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन, अगर टाइम हमारे पास अभी है पूरे 5 मिनट। चलो, अच्छा एक चीज लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, क्लास मार्क क्या है। ये सभी अपनी कॉपी पे अभी के अभी नोट डाउन करेंगे। पहले तो हेडिंग डालो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ही ये काम आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बनाने के लिए, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्या है, कब यूज होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। पहले लिखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नीचे ऐसे इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसके बिना बन ही नहीं सकता। तो लिख लीजिए क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अगर लिख लिया है तो y टाइप करेंगे, और जो लिख रहे हैं वो लिखने के बाद y टाइप करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसको माइनस मत लिखना, ये प्लस है, ठीक है। ऐड करेंगे हम दोनों लिमिट्स को और अपॉन कर देंगे 2, तो वो हमारा होता है क्लास मार्क। किसमें काम आएगा, तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बढ़ते हैं आगे फिर, ठीक है। चलो 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको।
हमारे पास 4 मिनट है ना, तो अभी रुको, इसको करने से पहले ग्राफ के बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, वो एक बार सीख लेते हैं फटाफट से। ग्राफ होता है, आपकी बहुत सी लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनके बीच में ऐसे मतलब बहुत से ऐसे बने होते हैं ब्लॉक से। क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्राफ में इन दो लाइंस के बीच में कितनी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, उनका नंबर बता सकते हैं अगर आप? 10। 10। ऊपर की तरफ को भी और आगे की तरफ को भी वो होते हैं हमारे पास 10, ठीक है। तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तो इसको सीख लेते हैं एक बार। जो आपकी ये लाइंस होंगी, इन लाइंस के बीच में जो है वो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ऐसी। 1, पता नहीं 10 बन पाएंगी कि नहीं। 2, 3, 4, चलो इसको 5 मान लो। 6, 7, 8, 9, ठीक है, और ये ऊपर वाली 10। मान लीजिए मैंने, ये आपके पास 10 लाइंस हैं, ये लाइंस बहुत छोटी होती है, जो आपका एक ब्लॉक बनता है ना ऐसे करके, उस ब्लॉक के बीच में छोटी 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 लाइनें होती हैं, तो यहां से यहां तक अभी आपका एक ही ब्लॉक बना है। अगर मैं इन 10 लाइंस को ये तो चलो 0 है, ये तो हमारा हमेशा 0 ही रहता है, ये मेरा 0 है। अगर मैं इसको 5 मान के चलूं, चलो 5 नहीं, अभी मैं इसको जो है वो 10 मान के चलती हूँ, कि मैंने जो है इन 10 लाइंस को किसके बराबर माना, मैंने इसको 10 के बराबर माना। तो मुझे बताइए, इसको वैसे हम यूनिट कहते हैं, अगर मैं 10 यूनिट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 यूनिट्स को 10 के इक्वल मान रही हूँ, तो मुझे बताइए 1 यूनिट मेरा कितने के इक्वल माना जाएगा, फटाफट से। 1 यूनिट के। 1। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10 यूनिट्स को 10 के इक्वल मान रहे हो, तो आपका जो 1 यूनिट होगा वो 10/10 करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो आपकी एक लाइन है, जो आपकी फर्स्ट पतली सी लाइन है, इसको आप मानेंगे 1, इसको आप मानेंगे 9 और इसको मानेंगे 10, ठीक है। अगर मैं इसी यूनिट को, 1 यूनिट को अगर मैं 50 मानू, लाइनिंग गायब हो गई, रुको, अगर मैं 1 यूनिट को 50 के इक्वल मान रही हूं, तो मुझे बताइए, सॉरी 10 यूनिट्स को अगर मैं 50 के इक्वल मान रही हूं, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 5। 5। 10 यूनिट इज इक्वल टू 50, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50/10 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। अगर मैं इसको 100 मानू, तो 10 यूनिट्स अगर 100 के इक्वल हैं, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 10। 10। ठीक है, 10 ये आपके पास 10। 10 यूनिट। और अगर मैं 10 यूनिट्स को 1 ही मानू, इसको अगर मैं 1 ही मानू, तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 1, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 ही रहेगी। नहीं, 1/10, ठीक है। 1/10 0.1। मतलब 0.1। 0.1। फिर हम इसको मानेंगे कि ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करते करते, ठीक है। अभी आपको, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे होंगे, पर इसको हम अगली क्लास में ट्राई करूंगे कि ग्राफ मेरे पास हो यहाँ पर इमेज उसकी, तो उस पर आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के भी, हिस्टोग्राम के भी और बार ग्राफ के भी। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।